नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ शिक्षण से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। दोस्तों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, रीट और हरियाणा टेट के साथ साथ यदि आप किसी भी शिक्षक एग्जाम में यदि हिस्सा ले रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा, स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। बिल्कुल देखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है सूझ का सिद्धांत। तो देखिए, पुनर्वलन का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बिल्कुल इसका आंसर बता देता हूं, फिर एक एक विकल्प को हम अच्छी तरह से बिल्कुल समझेंगे। तो देखिए, जो पुनर्वलन का सिद्धांत है वो किसको कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को क्या है, पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए, जो पुनर्वलन क्या होता है ये आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, पुनर्वलन, जब आप पुनर्वलन को ही नहीं जानेंगे तो कैसे समझेंगे प्रश्न को। तो देखिए, जो पुनर्वलन होता है वो क्या कहलाता है। देखिए, ऐसी कोई भी क्रिया जो क्या है, अनुक्रिया में क्या है, अनुक्रिया की संख्या में क्या है, वृद्धि कर दे। ठीक है, ऐसी कोई भी क्रिया जो क्या है, अनुक्रिया की संख्या में क्या है, वृद्धि कर दे, अनुक्रिया की संख्या में क्या है, वृद्धि कर दे, उसको क्या बोलते हैं, पुनर्वलन बोलते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। देखिए, जैसे कोई भी एक टीचर है, उसके पास में एक बच्चा होमवर्क लेके आता है। ठीक है, उसको क्या है, होमवर्क करने के लिए दिया है बच्चे को, और वो क्या है, होमवर्क घर से पूरा करके आता है। तो शिक्षक के द्वारा उसको क्या दिया जाता है, अच्छी राइटिंग के लिए उसको क्या है, वेरी गुड दिया जाता है, और उसका जो कार्य है उसके लिए भी क्या है, वेरी गुड उसके लिए दिया जाता है। तो जो वेरी गुड है उसको क्या है, पुनर्वलन का काम करेगा, उसको क्या है, क्रिया दोहराने के लिए फिर से क्या है, वो बच्चा फिर से दोबारा कार्य करेगा, फिर से उसको होमवर्क मिलेगा, तो वो फिर से वो यही चाह रहे रखेगा कि मैं क्या है, अच्छा काम करके ले जाऊंगा तो मुझे फिर से क्या है, वेरी गुड मिलेगा टीचर के द्वारा। तो वो क्या है, एक पुनर्वलन का काम करता है, क्रिया को बार बार दोहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, पुनर्वलन कहलाता है। उम्मीद है बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, जो पहला विकल्प है, तो देखिए क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात करते हैं। तो देखिए, थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, एस आर थ्योरी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस आर थ्योरी, या फिर देखिए थर्नडाइक के द्वारा और भी सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत हो गया, बहुखंड का सिद्धांत हो गया। दोस्तों, बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में हम आपको वीडियो बिल्कुल एक एक प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। बिल्कुल एक ऐसा भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। चलिए, दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा विकल्प कह रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखिए, अनुबंधन के जो जनक के रूप में जानते हैं हम, अनुबंधन के जनक के रूप में पावलोव को जाना जाता है। और पावलोव इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए पावलोव को बिल्कुल आपको याद रखना है। पावलोव को इसलिए याद रखना है क्योंकि इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया वो एस प्रकार की थ्योरी दी गई, एस प्रकार की थ्योरी दी गई। इनको क्या है, अनुबंधन का जनक बोला जाता है, किसको, पावलोव को बोला जाता है। और इनको पाचन क्रिया की शोध के लिए क्या है, पावलोव को पाचन क्रिया की शोध के लिए क्या है, 1904 में क्या है, नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 1904 में पाचन क्रिया की शोध के लिए पावलोव को क्या है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत की बात करते हैं। तो देखिए, पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। और जो पुनर्वलन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसके द्वारा, तो देखिए स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो आपको इसको भी याद रखना है। स्किनर के द्वारा चूहे पर प्रयोग किया गया है। किस पर किया गया है, क्रिया इनका मुख्य तत्व था, क्या है, क्रिया इनका मुख्य तत्व था, इसी आपको याद रखना है। रेट माने चूहा भी होता है, और क्या है, क्रिया क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सूझ के सिद्धांत की बात करते हैं। सूझ के सिद्धांत की बात करते हैं तो देखिए, सूझ का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया है। सूझ कब आती है, देखिए सूझ कब आती है, आपको बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज यहां पर बताऊंगा। देखिए, सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा, तो कोहलर के द्वारा दिया गया है। और कोहलर की देखिए बात करते हैं तो सबसे पहले सूझ किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो देखिए, सबसे पहले
कोई समस्या आती है, जब तक समस्या नहीं होगी तब तक क्या है, सूझ उत्पन्न नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए समस्या आती है, इसके बाद देखिए मन में क्या होता है, विचार आना प्रारंभ होते हैं। मन में क्या होता है, विचार आना प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार से जैसे ही विचार आते हैं तो क्या होता है, सूझ शुरू हो जाती है, और जैसे ही सूझ होती है तो सूझ क्या है, समाधान ढूंढ, उस जो समस्या है उसका क्या है, समाधान ढूंढने लगती है। तो देखिए सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा, कोहलर के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल देखिए एक एक बिंदु आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है। ऑप्शन है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन दूसरा है अंतः प्रज्ञा अवस्था, ऑप्शन तीसरा है क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन चौथा है संकेतात्मक अवस्था। तो देखिए कह रहा है कि ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग कौन सी अवस्था नहीं है। तो देखिए कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दूसरा विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, क्रियात्मक अवस्था है, संकेतात्मक अवस्था है, ये तीनों अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई हैं, तो ब्रूनर के द्वारा दी गई हैं। और देखिए इंग्लिश की बात करते हैं तो देखिए क्या बोलते हैं, इनएक्टिव अवस्था, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। तो देखिए जो सबसे पहले मैं इनको एक क्रम में लिख लेता हूं। सबसे पहली जो अवस्था है वो क्या है, इनएक्टिव, जिसको क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसका जो समय है वो क्या है, जन्म से 2 वर्ष का है। इसका जन्म से 2 वर्ष की इसका है, ठीक है। इसका समय क्या रहा है, क्रियात्मक अवस्था या इनएक्टिव अवस्था का समय क्या रहा है, जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद आती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसका समय क्या रहा है, 2 से 7 वर्ष रहा है, 2 से 7 वर्ष रहा है। इसके बाद देखिए जो संकेतात्मक अवस्था है वो बिल्कुल लास्ट अवस्था है। तो देखिए इसका समय क्या रहा है, 7 से सीधा 15 वर्ष रहा है। देखिए जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो 2 लोगों के द्वारा दिया गया है, एक तो ब्रूनर के द्वारा दिया गया है, और एक दिया गया है किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। लेकिन देखिए जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है वो कुछ 4 अवस्थाएं दिया गया है। एक तो संवेदीगामक अवस्था हो गई, एक इसके बाद दूसरी अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथी अवस्था है वो कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो देखिए जो ब्रूनर की अवस्थाएं हैं और जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं, वो 2 अवस्थाएं हैं जो जीन पियाजे की अवस्थाओं से मेल खाती है। एक तो देखिए संवेदीगामक अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष का है। एक तो देखिए जो संवेदीगामक अवस्था है ब्रूनर की, उसकी जीन पियाजे की, वो किससे संबंध रखती है, क्रियात्मक अवस्था के बिल्कुल समतुल्य है। और देखिए जो दूसरी अवस्था है वो प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो पूर्व संप्रेयात्मक अवस्था से बिल्कुल मेल खाती है। लेकिन जो संकेतात्मक अवस्था है वो किसके, जीन पियाजे की 2 अवस्थाओं के समान है, एक तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पहला है अनुप्रयोग, ऑप्शन दूसरा है ज्ञान, ऑप्शन तीसरा है अवमूल्यन, और ऑप्शन चौथा है बोध। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ब्लूम की टैक्सोनॉमी से संबंधित प्रश्न है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी देखिए 1956 की बात करते हैं सबसे पहले। तो 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण एक नाम से बुक आई थी, जो किसके द्वारा दी गई थी, ब्लूम के द्वारा दी गई थी। और देखिए सन 1956 में क्या है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी दी गई थी किसके द्वारा, तो वो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम के द्वारा एक पुस्तक जारी की गई थी। उसमें क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में उन्होंने 3 पक्ष बताए थे। कितने, 3 पक्ष बताए थे। एक तो था देखिए संज्ञानात्मक पक्ष, या जिसको बोलते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के रूप में जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा पक्ष था वो था भावात्मक पक्ष, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो तीसरा था वो क्या था, क्रियात्मक पक्ष था, ठीक है। एक तो ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा था भावात्मक पक्ष, और तीसरा था क्रियात्मक पक्ष। तो देखिए जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है उसमें उन्होंने कितने शैक्षिक उद्देश्यों के 3 पक्ष बताए थे। ज्ञानात्मक पक्ष, जिसको संज्ञानात्मक पक्ष के रूप में भी जानते हैं, और देखिए दूसरा था भावात्मक पक्ष, तीसरा था क्रियात्मक पक्ष। अब देखिए जो ज्ञानात्मक पक्ष, केवल एक ही पक्ष क्या है, ब्लूम के द्वारा दिया गया था। बताए उन्होंने 3 पक्ष थे, लेकिन दिया गया था, इसका वर्णन किया गया था, किसका, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्णन किया गया था। तो देखिए जो इसकी जो प्रणाली थी वो क्या थी, सरल से कठिन की ओर क्या थी, सरल से कठिन की ओर इन्होंने 6 भागों में इसको क्या है विभाजित किया था। एक तो देखिए
बिल्कुल मैं आपको 6 भाग बताऊंगा, क्योंकि 6 इसके जो भाग हैं वो क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो भाग था वो था क्या, ज्ञान। इसके बाद जो दूसरा था वो था बोध। इसके बाद तीसरा था बोध के बाद प्रयोग, ज्ञान बोध प्रयोग। इसके बाद विश्लेषण, विश्लेषण। चौथा था संश्लेषण, संश्लेषण। और छठवां क्या था, मूल्यांकन। अब देखिए यहां से आपको क्या है, उत्तर समझ में आ जाएगा। तो कह रहा था, देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, कह रहा था कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से, क्षेत्र में कितने, छह छह भागों में इन्होंने विभाजित किया था। एक तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन में। तो देखिए जो इसमें से मेल नहीं खाता वो क्या है, अवमूल्यन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल देखिए समावेशी, समावेशी शिक्षा से आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% प्रश्न बनता है। एक प्रश्न तो बिल्कुल सीटेट में बनना ही बनना है। देखिए एनसीएफ हो गया, देखिए आरटी 2009 हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया, जीन पियाजे हो गया, कोहलर हो गया, पावलोव हो गया, इनसे बिल्कुल देखिए हार्वर्ड गार्डनर हो गया। बिल्कुल निश्चित रूप से एक प्रश्न है, इन सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न तो 100% बनते ही बनते हैं। यदि इससे ज़्यादा बने तो उसकी गारंटी नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन है शिक्षक को निःशक्त बच्ची पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा है शिक्षक को सीखने के लिए अतिरिक्त समय, शिक्षक को क्या है, बच्चों को सीखने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। और ऑप्शन चौथा है शिक्षक को बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए तो इसमें से हमें क्या है, नेगेटिव पॉइंट देखना है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो देखिए मैं समावेशी शिक्षा बिल्कुल आपको अच्छे तरह से इसी प्रश्न में समझा दूंगा। देखिए लेकिन हम सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट को देखना है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो शिक्षक है वो क्या है, निःशक्त, जो निःशक्त बच्ची हैं, ऐसे बच्चे जो विकलांग हैं या फिर दृष्टिहीन हैं या मूक बधिर हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों की क्या है, उनको सहायता नहीं करनी चाहिए। अरे करनी चाहिए। शिक्षक क्या है, समावेशी शिक्षा का ही यही अर्थ है कि सबकी सहायता करनी चाहिए, सभी बच्चों को एक समान मानना चाहिए, लिंग जाति के अनुसार बच्चों में भेद नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट बन रहा है वो क्या है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षक को निःशक्त बच्ची पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निःशक्त हो वो चाहे सामान्य हो, उस पर क्या है, बच्चों, सभी बच्चों पर क्या है, एक तरीके से क्या है, उस पर जोर देना चाहिए, सभी बच्चों पर क्या है, ध्यान देना चाहिए शिक्षकों को। तो देखिए समावेशी शिक्षा की बात आती है तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है, समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा कहलाती है जिसमें क्या है, सामान्य वर्ग के बच्चे और क्या है, निःशक्त या जिसको विशिष्ट बालकों के रूप में हम जानते हैं। जैसे देखिए सामान्य वर्ग के बच्चे हो गए और विशिष्ट बालकों को क्या है, एक ही कक्षा में बैठाकर, एक ही कक्षा रूम में बैठाकर क्या है, समान रूप से बर्ताव करते हुए उनको शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। देखिए जैसे सामान्य वर्ग के बच्चे हो गए, जैसे जिनको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, कोई बालक अंधा नहीं है, कोई बालक मूक बधिर नहीं है, बोल सकता है अच्छी तरह से, उसे कोई दृष्टिहीन बालक नहीं है, या फिर देखिए आर्थिक रूप से कोई कमजोर बालक नहीं है, तो ऐसे बच्चे सामान्य वर्ग के बालक को कहलाते हैं। और देखिए कोई विशिष्ट बालकों की श्रेणी में देखिए जैसे आपराधिक बालक हो गया, जैसे देखिए दृष्टिहीन बालक हो गया, मूक बधिर बालक हो गया, कोई बालक अच्छे से सुन नहीं सकता है, देखिए कोई विकलांग बालक हो गया, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो देखिए सामान्य वर्ग के बालक और विशिष्ट वर्ग के बालकों को क्या है, जब साथ में बैठाकर शिक्षा दी जाती है तो ऐसी कक्षा को क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा कहलाती है, जिसमें ना तो किसी जाति के आधार पर उनको अलग किया जाता है, न उनमें कोई भेदभाव किया जाता है, समान रूप से उनको शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी कक्षा समावेशी कक्षा कहलाती है। तो चलिए देखिए बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से या फिर भावात्मक विकास से। तो देखिए वृद्धि बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखिए वृद्धि और विकास की बात करेंगे हम इसमें। तो देखिए इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे, सामाजिक विकास से संबंध रखती है, फिर नैतिक विकास से संबंध रखती है,
रखती है, या फिर शारीरिक विकास से संबंध रखती है, या फिर भावात्मक विकास से संबंध रखती है। तो देखिए जो बच्चे की वृद्धि है, तो वृद्धि क्या है, जो फिजिकल होती है वो क्या होती है, फिजिकल होती है, और इसका डायरेक्ट संबंध किससे होता है, तो वो शारीरिक विकास से होता है। तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन के साथ में इसका आंसर चला जाएगा कि जो बच्चे की वृद्धि होती है वो क्या होती है, शारीरिक होती है। लेकिन देखिए अगर विकास की बात करते हैं तो विकास क्या है, सभी पक्षों का होता है। देखिए जिस प्रकार से सामाजिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, भावात्मक विकास हो गया, वो क्या है, प्रत्येक पक्ष को छूते हुए चलता है, वो प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। देखिए समाज के द्वारा भी बालक का विकास होता है, वो किसी भी उम्र में होता है और सतत रूप से चलता रहता है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, स्थायी होती है। जैसे देखिए सिर्फ यदि वृद्धि की बात करते हैं तो देखिए वो केवल शैशवावस्था में वृद्धि होती है। इसका मान सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है, तो वो देखिए शैशवावस्था में होता है। बच्चे की जो सर्वाधिक हाइट होती है वो किस अवस्था में बढ़ती है, वो किस अवस्था में होती है, उसका शरीर का आकार किस अवस्था में सबसे ज्यादा बढ़ता है, तो वो देखिए किस अवस्था में होता है, शैशवा अवस्था में होता है। शैशवा अवस्था में ही देखने को आपको मिलेगा। जो शैशवा अवस्था की उम्र होती है वो कितनी होती है, कुल जन्म से क्या होती है, 5 से 6 वर्ष होती है। देखिए यदि बालक की मानसिक विकास की भी बात करते हैं तो मानसिक विकास भी क्या होता है, बालक का 5 से 6 वर्ष में क्या होता है, 90% तक हो जाता है। तो देखिए जो बच्चे की वृद्धि होती है वो किससे होती है, शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। लेकिन जो विकास होता है वो क्या है, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक और सभी पक्षों से उसके क्या होता है, संबंधित होता है। चलिए बिल्कुल देखिए समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न फिर से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपके सामने कह रहा है कि एक पूर्व देखिए प्याजे से संबंधित प्रश्न है, और प्याजे आपके सीटेट एग्जाम हो या फिर देखिए यूपी टेट हो, सी टेट हो और रीट एग्जाम हो, हरियाणा टेट हो, किसी भी शिक्षण संबंधी एग्जाम हो, देखिए प्याजे बिल्कुल महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आपके एग्जाम के लिए। देखिए कह रहा है कि एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति में के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है। देखिए क्या कह रहा है, किसी परिस्थिति के क्या है, सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की क्या है, उपेक्षा करता है, तो उसको क्या है, पियाजे ने क्या कहा है। ऑप्शन है आपके केंद्रीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता या फिर अनुकूलन। तो देखिए जब किसी भी एक चीज पर, एक पहलू पर, देखिए मैं कहता हूं कि किसी, जैसे मैंने किसी बालक को मान लीजिए किसी एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो देखिए मैंने यदि उसमें बोला है, मैंने कोई भी एक शब्द लिया है, मैंने उसको बताया है चिड़िया, तो ठीक है मैं चिड़िया के पैर की बात कर रहा हूं, लेकिन वो चिड़िया के पैर पर नहीं, उसका फोकस जो होगा वो किसी एक पहलू पर होगा। वो सिर्फ चिड़िया के बारे में ही सोचेगा, मैं उसके पैर की बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, वो किसी केवल एक एक पॉइंट पर ही फोकस करेगा। ठीक है, इसके और क्या है, किसी अन्य पहलू की क्या है, उपेक्षा करेगा, वो किसी और अन्य चीज पर ध्यान नहीं देगा। तो इसको क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीकरण सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो संरक्षण है वो संरक्षण क्या कहलाता है, संरक्षण को समझ लीजिए। जो संरक्षण होता है वो क्या है, आपको आकृतियों में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, आकृति में। पूछा जाता है कि संरक्षण किसमें संबंध होता है, किससे संबंध होता है, तो देखिए आकृति से संबंधित होता है। जैसे देखिए संरक्षण को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो संरक्षण होता है वो किससे संबंधित होता है, देखिए जब बालक होता है वो यह समझने लगता है कि किसी भी क्या है वस्तु को, क्या किसी भी भौतिक वस्तु की क्या है आकृति में बदल देने पर उसके क्या है, जो मूल गुण होते हैं ना, मूल गुण होते हैं, उसमें क्या है, मूल गुणों में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जैसे मैंने एक गिलास लिया है, लेकिन मैं इसमें क्या कर देता हूं, जो बालक से मैंने क्या है एक गिलास लिया है, उसमें क्या है, मैं एक हैंडल लगा दूंगा, तो अब क्या बन जाएगा, एक कप बन गया है। लेकिन जब मैं इस बालक से पूछूंगा कि क्या इससे गिलास गायब हो गया है, तो बोलेगा नहीं, नहीं हुआ है गायब। क्या है, गिलास वो भूलेगा नहीं, गिलास वो क्या है, नहीं भूलेगा, समझ जाएगा कि ये तो अभी भी क्या है, यदि इससे ये क्या है, ये उसका हैंड हटा दिया जाए, वो जो पकड़ने का जो स्थान होता है वो हटा दिया जाए, तो अभी भी क्या है, इसमें गिलास यहाँ पर छिपा हुआ है। तो वो क्या है, समझने लगता है कि किसी भी आकृति में क्या है, उसका जो भौतिक रूप है वो बदल देने से वो क्या है, उसके जो मूल गुण होते हैं, वो क्या है, उससे परिवर्तित नहीं होते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिल्कुल अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। बिल्कुल नहीं पर फोकस कीजिएगा, नहीं पर फोकस कीजिएगा। आप कह रहा है कि कौन सा शेल्डन का एक व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो देखिए शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर देखिए दो लोगों ने यहाँ पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। एक तो शेल्डन हो गया, एक तो क्या हो गया, शेल्डन हो गया और क्रेसमर। शेल्डन और क्रेसमर को आपको याद रखना है। शेल्डन और क्रेसमर को आपको क्या है, दोनों को याद रखना है कि शेल्डन ने किसके आधार पर, शरीर की रचना के आधार पर, शरीर की रचना के आधार पर क्या है, व्यक्तित्व का विभाजन किया है। और शेल्डन ने देखिए शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कुल कितने प्रकार बताए हैं। तो देखिए 3 प्रकार बताए हैं यहाँ पर। एक तो देखिए एंडोमॉर्फिक, एक तो क्या है एंडोमॉर्फिक, दूसरा है मीजोमॉर्फिक और तीसरा है क्या, एक्टोमॉर्फिक। क्या है यहाँ पर मॉर्फिक लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, का है, देखिए क्या है एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, तो देखिए शरीर रचना के आधार पर क्या है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो एंडोमॉर्फिक, दूसरा है मीजोमॉर्फिक, तीसरा है एक्टोमॉर्फिक। तो देखिए तीनों भाग बताए हैं। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है यहां पर, तो देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एस्थोमॉर्फिक कोई एक शेल्डन ने प्रकार नहीं बताया है, वो 3 प्रकार बताए हैं, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और क्या है, एक्टोमॉर्फिक। तो देखिए जो सबसे पहले हम एक एक को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। जो एंडोमॉर्फिक होता है, एंडोमॉर्फिक क्या होता है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो एंडोमॉर्फिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, शरीर से क्या होते हैं, गोल मटोल होते हैं और क्या है, नरम आपको देखने को मिलेगी। क्या है, इनमें नरमता देखने को मिलेगी। गोल मटोल व्यक्ति होंगे, क्या है, थोड़े बहुत मोटे होंगे, वो क्या है, गोल मटोल होंगे और नरम प्रकार के व्यक्ति होंगे। लेकिन जो मीजोमॉर्फिक हैं वो किस प्रकार के होंगे, गठीले स्वभाव के होंगे। क्या होंगे, गठीला इनका शरीर होगा और मजबूत शरीर वाले होंगे। लेकिन जो एक्टोमॉर्फिक हैं वो कैसे, दुबले पतले होंगे, चिड़चिड़ापन इनको ज्यादा आता है, वो क्या है, थक जल्दी जाते हैं और क्या है, कमजोर प्रकार के व्यक्ति होंगे। कौन से, एक्टोमॉर्फिक होंगे। देखिए जो शेल्डन है वो कितने, 3 प्रकार बताए हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। चलिए बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है देखिए, और अधगम स्थानांतरण से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में, कह रहा है कि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में यदि बाधा उत्पन्न करता है तो अधगम का यह कौन सा स्थानांतरण कहलाएगा। बिल्कुल अधगम स्थानांतरण से संबंधित प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपके सीटेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी टीटी यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो बिल्कुल अधगम स्थानांतरण से एक प्रश्न तो बिल्कुल शिक्षण से संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बिल्कुल एक एक को समझेंगे और उदाहरण के साथ में समझेंगे ताकि आप बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो नकारात्मक स्थानांतरण क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में यदि बाधा उत्पन्न करता है, क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, नकारात्मक स्थानांतरण बोलेंगे। जैसे देखिए संस्कृत में आप देखते हैं और हिंदी में वचन देखिए, संस्कृत में होते हैं कितने, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और क्या होते हैं, बहुवचन। लेकिन हिंदी की बात करते हैं तो देखिए हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं। एक तो एक वचन होता है और एक होता है बहुवचन। तो देखिए हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, लेकिन यदि संस्कृत की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। तो ऐसा अधगम जहां पर देखिए भ्रम पैदा होता है, जहां पर देखिए भ्रम पैदा होता है, वहां पर बाधा पैदा होती है, वहां पर कौन सा स्थानांतरण हो जाएगा, नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। तो देखिए हमारा दूसरा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सकारात्मक स्थानांतरण की बात करते हैं। जैसे कोई देखिए व्यक्ति साइकिल चला रहा है, जैसे कोई व्यक्ति देखिए साइकिल चलाना उसको आता है, लेकिन जैसे ही वो क्या है मोटरसाइकिल चलाना सीखेगा तो उसको क्या है, मोटरसाइकिल चलाने में क्या है, उसको मदद मिलेगी। तो जहां पर देखिए यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में क्या है, मतलब मदद करता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। और देखिए जहां पर कोई स्थानांतरण पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में ना तो मदद करता है और ना ही क्या है, बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसा स्थानांतरण क्या कहलाता है, शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको देखिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है। ऑप्शन पहला है स्मरण, ऑप्शन दूसरा है अवबोधन, ऑप्शन तीसरा है सामान्यीकरण और ऑप्शन चौथा है आदतों का निर्माण। तो देखिए ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत
किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन पहला है विक्टर ह्यूम के द्वारा, ऑप्शन दूसरा है आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा, ऑप्शन तीसरा है मैस्लो के द्वारा, या फिर स्किनर के द्वारा। तो देखिए जो अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? मैस्लो के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर की बात करते हैं तो देखिए स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो स्किनर के द्वारा दिया गया है। वुडवर्थ की बात करते हैं तो देखिए आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा प्रश्नावली विधि, क्या है प्रश्नावली विधि किसके द्वारा दी गई, पूछता है एग्जाम में। तो देखिए प्रश्नावली विधि आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। और देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रश्नोत्तर विधि है वो किसके द्वारा दी गई। तो सुकरात के द्वारा प्रश्नोत्तर विधि दी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। पहला ऑप्शन है गिलबर्ट के द्वारा, ऑप्शन दूसरा है विलियम स्टैन के द्वारा, ऑप्शन तीसरा है साइमन के द्वारा, ऑप्शन चौथा है वुंड के द्वारा। तो देखिए बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए यदि आपसे पूछता है कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, तो देखिए आपको टर्मन को आपको याद रखना है, क्योंकि जो विलियम स्टैन के द्वारा है बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय दिया गया है वो देखिए किस प्रकार से दिया गया है। इन्होंने बताया है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, लेकिन 100 से गुणा किसके द्वारा? तो टर्मन के द्वारा किया गया है। और पूर्ण रूप से जब बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है यदि आपसे पूछता है तो देखिए टर्मन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए बुंट को भी आपको याद रखना है कि बुंट के द्वारा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई है। सबसे पहले संरचनावाद के जनक के रूप में भी यदि आप जानते हैं तो किसको कहा जाता है? विलियम बुंट को कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन पहला है स्पीयरमैन के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, कैटल के द्वारा, या फिर हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कमेंट कीजिएगा सही उत्तर इसका क्या होगा। तो देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैटल की बात करते हैं तो देखिए तरल बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कैटल के द्वारा दिया गया है। तरल बुद्धि का सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने क्या है दो प्रकार की बुद्धि बताई है। एक तो ठोस बुद्धि जो जन्मजात होती है, और एक तरल बुद्धि। एक ठोस बुद्धि जो कैसी होती है? वातावरणीय जन्य होती है, और तरल बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। थर्स्टन की बात करते हैं तो देखिए समूह कारक बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। स्पीयरमैन की बात करते हैं तो देखिए बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दोनों किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। देखिए गार्डनर की बात है तो गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि सुझाई है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। एक तो देखिए भाषाई बुद्धि हो गई, तार्किक बुद्धि हो गई, गतिक बुद्धि हो गई, और देखिए संगीत बुद्धि हो गई, व्यक्तिक पर बुद्धि हो गई, व्यक्तिक आत्म बुद्धि हो गई, और साथ में देखिए एक स्थानिक बुद्धि हो गई। तो 7 प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताई गई है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु उसकी कितनी है? 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए बुद्धि लब्धि देखने का सूत्र मैंने आपको बताया है कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए टर्मैन के द्वारा दिया गया है, जो क्या था? जो था मानसिक आयु बटे क्या था? वास्तविक आयु। और इसमें क्या है? 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो देखिए मानसिक आयु कुल कितनी थी? 5 वर्ष है बच्चे की, और जो कालानुक्रमिक या वास्तविक आयु है वो कितनी है? कुल 4 वर्ष है। और इसमें 100 से जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और 25 पंचे क्या हो जाएगा? 125। तो बच्चे की जो वास्तविक बुद्धि लब्धि है वो क्या है? 125 है, और 125 के वर्ग में क्या हो जाएगा? बच्चा क्या हो जाएगा? तीव्र बुद्धि वाला हो जाएगा। तो देखिए 125 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है अवलोकन का नियम, और चौथा है अभ्यास का नियम। तो देखिए थॉर्नडाइक के द्वारा कौन सा नियम नहीं दिया गया है, आपको कमेंट करके बताना है, और इंपोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, थॉर्नडाइक से बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा नियम नहीं दिया गया है। तो देखिए अवलोकन का नियम
अवलोकन का नियम क्या है थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थॉर्नडाइक की बात करते हैं, तो देखिए थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। जो थॉर्नडाइक हैं वो प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में हम इनको जानते हैं, और इनके द्वारा देखिए जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, या फिर एसआर थ्योरी के रूप में भी जानते हैं, वो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा सीखने के मुख्य नियम 3 दिए गए हैं, जिनमें से 3 नियम है, जिसे सबसे पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम, या जिसे फिर परिणाम का नियम भी बोलते हैं। और गौण कौन नियम कितने दिए गए हैं, कुल 5 नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है जो मुख्य नियम है वो कितने 3 दिए गए हैं, और गौण नियम दिए गए हैं कितने 5 नियम दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है। पहला है श्यामपट्ट पर लिखना, ऑप्शन दूसरा है प्रश्नों को हल करवाना, ऑप्शन तीसरा है प्रश्न पूछना, और ऑप्शन चौथा है ये सभी। तो देखिए श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना और प्रश्न पूछना, ये सभी शिक्षण कौशल से संबंधित हैं। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या है। सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या है, देखिए अनुबंधन को हम सबसे पहले इसको समझेंगे। पहले आप विकल्प देख लीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है आवश्यकता, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा है उद्दीपक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या होता है, तो देखिए पुनर्बलन होता है। क्या होता है, सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या होता है, पुनर्बलन होता है। तो ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पुनर्बलन बता ही दिया था कि देखिए जब भी किसी क्या होता है, पुनर्बलन क्या होता है, किसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, पुनर्बलन बोलते हैं। देखिए उद्दीपक की बात करते हैं तो लक्ष्य को क्या बोलते हैं, लक्ष्य जो भी होता है, जैसे भोजन है वो क्या होता है, लक्ष्य क्या कहलाएगा, उद्दीपक कहलाएगा हमारा। ठीक है, जैसे अनुबंधन, अनुबंधन को जानते हैं। सबसे पहले अनुबंधन को समझ लेते हैं हम, अनुबंधन क्या कहलाता है। देखिए जब कोई प्राणी क्या करता है कि कई बार अनुक्रिया करके, जब कोई प्राणी अनुक्रिया के माध्यम से क्या है, उद्दीपक या फिर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, अनुबंधन बोलते हैं। जैसे देखिए बिल्ली और देखिए जो मृत मछली थी थॉर्नडाइक के द्वारा, तो जैसे वो क्या है, बिल्ली बार बार पंजे मार रही थी, उसमें खटके में क्या है बार बार पंजे मार रही थी, और जैसे ही वो क्या है मछली को प्राप्त कर लेती है, तो वो क्या है, अनुबंधन, वो सीख जाती है। जैसे ही वो क्या है सीख लेता है, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, अनुबंधन बोलते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधगम का वक्र नहीं है। पहला ऑप्शन है नतोदर, ऑप्शन दूसरा है मिश्रित, ऑप्शन तीसरा है उत्तल, ऑप्शन चौथा है लंबवत। तो देखिए ऑप्शन चौथा राइट आंसर हो जाएगा। जो अधगम का एक वक्र नहीं है वो कौन सा है, लंबवत नहीं है। लेकिन यदि आपसे कहता है कि सीखने के लिए सबसे अच्छा वक्र कौन सा होता है, तो मिश्रित वक्र होता है, इसको एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, तो वो क्या करेगा, बच्चे को क्या है, नजरअंदाज कर देगा, बच्चे को दंड देना चाहिए, या फिर तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, या फिर बच्चे को परामर्श देना चाहिए। देखिए यदि कोई शिक्षक क्या है, यदि कक्षा में बच्चे को क्या है समस्यात्मक पाता है, उसकी समस्या को देखता है, तो उसको क्या है, उसे क्या है शिक्षक को परामर्श देना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। उसकी क्या है परेशानी को समझना चाहिए कि इसको क्या, बच्चे से परेशानी पूछना चाहिए, उसको बच्चे को क्या परेशानी है। तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। परेशानी समझकर उसकी जैसे ही जो भी परेशानी हो, उसको क्या है उचित उसको परामर्श देना चाहिए कि ऐसे से ऐसा वो कर ले। तो देखिए बिल्कुल तीनों पॉइंट क्या है, नेगेटिव है। बच्चे को नज़रअंदाज भी नहीं करने चाहिए, उसको दंड भी नहीं देना चाहिए, और उसको क्या है घर भी नहीं भेजना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पहला ऑप्शन है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन दूसरा है शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ऑप्शन तीसरा है छात्रों के मानसिक विकास से, ऑप्शन चौथा है छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या है, सबसे पहले देखिए जो खेल खिलाए जाते हैं, जैसे वाद विवाद होता है, अंत्याक्षरी होती है, ये सभी प्रकार के वाद विवाद हो गए। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना, ये क्या है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का हिस्सा होता है। तो देखिए जो छात्रों के क्या है, बच्चों के क्या है सर्वांगीण विकास से संबंधित है। इससे क्या है बच्चा सीखता है, समाज में घुलना मिलना सीखता है, सभी प्रकार की चीज़ों को वो क्या है मूर्त रूप से चीज़ों को देखकर वो क्या है समझता है, और क्या है अपने ज्ञान का प्रसार करता है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किसने अधगम का सिद्धांत
का प्रतिपादन नहीं किया है। कह रहा है कि किसके द्वारा अधगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है स्किनर के द्वारा, ऑप्शन दूसरा है, यहाँ पर देखिए गलत यहाँ पर टाइप हो गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा, ऑप्शन तीसरा है कोहलर के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है बीएस ब्लूम के द्वारा। तो देखिए स्किनर के द्वारा भी अधगम का क्रिया प्रसूत अधगम का सिद्धांत दिया गया है। थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो देखिए एसआर थ्योरी किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। कोहलर की बात करते हैं तो सूज का सिद्धांत किसके द्वारा, कोहलर के द्वारा दिया गया है। लेकिन ब्लूम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूम के द्वारा अधगम का सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया गया है। ब्लूम के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके एक पुस्तक ब्लूम के द्वारा क्या है, टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। पहला ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था के दौरान, ऑप्शन दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, ऑप्शन तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, ऑप्शन चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो देखिए वर्ग समूहन की योग्यता का विकास कब होता है, ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान क्या होता है, वर्ग समूहन क्षमता का विकास होता है। और देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसी में क्या है, बच्चे सही अनुपात का अंतर कर लेते हैं, भार का अंतर समझने लगते हैं, एक क्रम का अंतर समझने लगते हैं, आरोही अवरोही क्रम भी समझने लगते हैं, तर्क पर आधारित उनका चिंतन हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान क्या है, बच्चे वर्ग समूहन की योग्यता का विकास उनमें हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मेयर और सलोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है समझ, दूसरा है प्रत्यक्षपण, ऑप्शन तीसरा है प्रबंधन, और ऑप्शन चौथा है रचना। तो देखिए ऑप्शन चौथा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, रचना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल क्या है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि बाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संभावित विकास का स्तर कहलाता है। लेकिन देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है। जब देखिए वायुगोष्ठी के अनुसार क्या है कि बच्चे के द्वारा जब स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जब बच्चा कोई कार्य स्वतंत्र रूप से कर लेता है और देखिए किसी की सहायता के साथ कार्य करता है, किसी की सहायता के साथ कार्य करने के बीच जो अंतर होता है, जो ये अंतर होता है, इसको क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको कहा जाता है। तो देखिए जब बच्चा खुद से कार्य कर लेता है और जब किसी के साथ में कार्य करता है, किसी के सहायता के साथ में कार्य करता है, जो उसके बीच का अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। लेकिन देखिए जो संभावित विकास का क्षेत्र है वो क्या है कि जब बच्चा क्या है किसी दक्ष व्यक्ति की सहायता से वो काम क्या है, कोई कार्य कर रहा होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप से कार्य को पूरा कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या है, प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन दूसरा है हतो उत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन तीसरा है अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर रोक देना चाहिए। तो देखिए सभी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में क्या है, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या है, प्रेरित करना चाहिए, उसको क्या है मोटिवेशन करना चाहिए, उसको मोटिवेशन करना चाहिए कि बच्चे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रश्न कर सकें। तभी प्रश्न करेंगे तो उनका क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति उनकी क्या है, बढ़ेगी। इसी प्रकार से देखिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनको क्या है, रोकना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों सभी प्रश्न देखिए कंप्लीट कर चुके हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, एक एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, सभी प्रश्न अच्छे लगे हों और आपके एग्जाम के लिए यदि हेल्पफुल हों, तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।